धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं, जिसमें हम बात करते हैं देश ही नहीं दुनिया भर की खबरों की, लेकिन फोकस करते हैं गाजा यानी फिलिस्तीन से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। और उसमें हमारा साथ हमेशा की तरह, रोजाना की तरह देते हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी, कुछ लोग कमेंट्स करने लगे हैं कि गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। एक खबर ये है कि बड़ी अजीबोगरीब मुझे लगा सबसे ऊपर इसी को रखना चाहिए कि जो मालदीव भारत को वहां से भगाने पर तुला हुआ है, उस मालदीव को मोदी सरकार, या यूं कहें कि भारत सरकार बहुत सारी रियायतें देने जा रही है। क्या क्या वो रियायतें हैं सर? सबसे पहली बात तो यह है कि पूरे दुनिया में आप देख ले, जब तक युद्ध ना हो जाए, युद्ध के बावजूद भी अमेरिका रूस का तेल खरीद रहा है और ले रहा है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जैसे भी है। हाँ, जहां तक मालदीव की बात है, भारत से उसने यह कहा है कि हम अपनी स्वतंत्रता अखंडता बनाए रखेंगे, इसलिए हमें भारतीय सैनिक नहीं चाहिए। भारत के जो भी टोही विमान और नाव वहां पे आके जो टोही काम करते थे, उसको हम बंद करेंगे। हम चीन से मदद लेंगे, हम दूसरे देशों से मदद लेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह कह रहा है कि हम आर्थिक और राजनीतिक संबंध बंद करेंगे, वह हम जारी रखेंगे। अम्बासडर हम नहीं हटा रहे हैं, सैनिक अपना वापस ले जाइए जितने 70-80 में नहीं चाहिए। और भारत ने जब उस पर बैन लगा दिया था बहुत सारे खाद्य पदार्थों पे, अब थोड़ा सा बता दूं कैसे कैसे हैं, जैसे अंडा, आलू, प्याज, चावल, गेहूं, आटा, चीनी, दाल वगैरह वगैरह, है ना। और यह मतलब हजारों टन में थे, छोटा मोटा नहीं था। वो लोग उसका क्या इस्तेमाल करते हैं नहीं करते हैं, शायद पैकेजिंग भी करते हैं, उसका भी एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी हो। और उन्होंने कहा था कि भैया ये गलत है तो हम दूसरी जगह से मंगाएंगे, हम चाहते हैं कि आप भेजें। भारत सरकार ने फिर कह दिया कि भाई ठीक है, हम देंगे। एक्सपोर्ट पर जो बैन था वो हटा दिया, बल्कि टैक्सेस भी कम करने की बात है यदि वहां से इंपोर्ट वगैरह आती है। और इस तरह से दोनों का आर्थिक संबंध फिर से पहले ऐसा बरकरार रखा है। इसका कई कारण हो सकते हैं कि चीन से जो सामान आता है, चीन तो मुफ्त में देने को तैयार है, खाद्य पदार्थ वगैरह सब। उससे अच्छा भारत का संबंध बना रहे, खत्म ना रहे। यह डिप्लोमेसी है एक्चुअली। नंबर 2, इसके अलावा जो भी डिप्लोमेसी हो, भारत के जो भी सामान वहां बिक रहे थे, लोगों को जो काम मिल रहा था यहाँ पे, उन लोगों ने शोर मचाया कि भैया आपने बंद कर दिया, अब हमको कुछ दो। तो भारत ने कहा कि भैया ठीक है, तुम भेजो। ये चीज हुआ है। और तीसरे दिखाने का मौका है इस छोटे से काम से पूरे बाकी देशों को जो आसपास हमारे बाउंड्री पे हैं, जैसे नेपाल है, भूटान है वगैरह वगैरह, कि हम अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। जी, इसे आप दूसरे तरीके से भी तो कह सकते हैं। वैसे आपने कहा भी है कि शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी रईस, जिसमें वो कहते हैं कि अम्मी कहती थी धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है। जितनी भी राजनयिक और सामरिक संबंध बनते हैं दो देशों में, उसका आधार अर्थतंत्र ही होता है, वह बिजनेस ही होता है, और कुछ नहीं है। जी, ये बात मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि चाइना से हमारी रस्साकसी चल रही है। रोजाना चाइना हमारे इलाकों के नाम तक बदल दे रहा है, उसने बहुत सारी जगह पे कब्जा कर रखा है, लेकिन धंधे में कोई कमी नहीं आई सर। धंधा बढ़ गया है, पाकिस्तान के साथ भी धंधा चल गया है। कुछ धंधे तो यूं भी हैं जो अरुणाचल प्रदेश से नहीं, हिमाचल प्रदेश से, वहां पे कुछ इस तरह के रेयर एलिमेंट और रेयर पौधे पैदा होते हैं जिसका इस्तेमाल मतलब खाना को बड़ा ही स्वादिष्ट बनाने में, दवाइयों में उपयोग आती है, जो पाकिस्तान जाते थे। अब पाकिस्तान जाना बंद हो गया, हम बड़ी खुश हैं कि पाकिस्तान को हमने लाल आंख दिखा दी। लेकिन वह यूएई, अरब कंट्रीज में कई जगह जा रहे हैं, पैकेज हटा के जो एक्सपोर्ट करते हैं उनसे भी बात हुई थी, उस पर लिख दिया मेड इन यूएई, जबकि वहां ऐसा कुछ होता ही नहीं है, और वह पाकिस्तान और बाकी जगहों को जा रहा है। जी, चलिए, वो पाकिस्तान के रास्ते, यूएई के रास्ते घुस के पाकिस्तान जा रहा है। खैर, अगला अपडेट जो है वो है कंबोडिया से, और कहा जा रहा है मोदी सरकार के जरिए, भारत सरकार के जरिए, कि भैया वहां पे नौकरी करने मत जाना। यह आश्चर्यजनक बात है। मैंने भी जब देखा 5,000 इंडियन वहां गए हुए हैं। और वैसे ही जैसे कभी हम पहले सुनते थे कि सऊदी अरेबिया में जो भारत या बांग्लादेश के मजदूर जाते हैं उनका पासपोर्ट रख लिया जाता है ताकि वो बीच में भाग ना जाए, इस तरह उनको रोका गया है। और भारत सरकार कह रही है कि पिछले 6 महीना की बात है कि हमने उनमें से करीब 250 लोगों को उसमें से वापसी लाया है, उनकी मदद की है। केवल 250 क्यों पता नहीं, अभी टाइम है।
और वह कह रहे हैं कि यह साइबर क्राइम है। मतलब इस तरह के जो यहाँ के मजदूरों को, जैसे झारखंड से यहाँ दिल्ली में छोटे छोटे लड़के लड़कियों को लाया जाता है, उनको घरों में काम पे लगाया जाता है, और यह तथाकथित प्लेसमेंट एजेंसीज करते हैं, वो भारत से बाकी जगहों में ले जाते हैं। या हम्म, वहां केवल वही नहीं जा रहे हैं, हमें पता है, हमने बात की है, यूक्रेन रशिया जा रहे हैं, इसराइल जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं बेचारे नौकरी के मार में, चूंकि यहाँ तो है नहीं, छोटा हम्म, सा भी कुछ मिल जाता भागते हैं। और कंपूचिया जैसे जगह में, कंबोडिया में क्या इनकी जरूरत है? कंपूचिया हिंदी में कहते हैं। और इसकी बात आई है तो मुख्य सवाल यह है कि इन लोगों को हमारे यहाँ नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है? क्या ये लोग अपनी मर्जी से, खुशी से जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मीडिया पता खबरें क्या चल रहा है कि 3.0 में क्या क्या करेंगे नरेंद्र मोदी। अगला जो अपडेट है वो है अमेरिका से। यहाँ पर फिर एक भारतीय छात्र की हत्या कर दी गई है, और जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये कि अभी तक यहाँ पर 10 भारतीय छात्रों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। सवाल पैदा होता है क्यों हो रही है घटनाएं। या ये यूं लग रहा है कि यह कोई सामान्य बात नहीं है कि दो मरा, मतलब इस साल में अभी 4 महीने भी नहीं पूरे हुए, और यदि 10 मारे गए हैं, यदि बाकी एशियाई मूल के छात्रों को ले ले तो सैकड़ों में आ जाएंगे। तो हमें एक पता है कि जहां तक अमेरिकी का लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन है, बहुत ही खराब है। लूटपाट की घटनाएं बहुत होती हैं, जो हत्या तक भी शामिल है। दूसरे वहां पर यह भी आता है कि विदेशी लोग आगे यहाँ पे पढ़ रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा धंधा खत्म हो रहा है, हमारे छात्रों को पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। और इसलिए जो भी लोन लेके कहते हैं, वैसे बाइडेन ने कहा था लोन माफ कर देंगे, और कह रहे हैं कि अगली बार जीतेंगे तो उस बार माफ करेंगे, इस बार नहीं कर पाए तो क्या करेंगे। ये लोग करते रहते हैं। अभी हम्म, वहां पे इस बार अच्छे दिन है, अगली बार आएंगे। और हम्म। जनता फंसे ना फंसे बात अलग है। इस पे भारत सरकार को, और उससे ज्यादा भारतीय जनता को, जो अपने बच्चों को भेजते वहां पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए, जरूर सोचे वह कहीं से भी वह ड्रीम लैंड नहीं है जी। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये तो उठता है कि आदमी फिर करेगा क्या। वो ये सोचता है कि चलो, कल मेरी एक से बात हो रही तो उसने कहा मैं चाहता हूँ मेरी बच्ची पढ़ जाए और मैं विदेश भेज दूं, क्योंकि देश के हालात तो ठीक नहीं है। ऐसे ही मर रहे हो, हमारे किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, छात्र युवक युवतियां आत्महत्याएं कर रही हैं, पूरे विश्व में घटनाएं घट रही है। अरे कुछ लड़ तो लो, कुछ अपना समय संघर्ष में तो दो, अपने ही बिल्कुल देश बड़ी को बदलो। बिल्कुल बहुत बड़ी बात, और यही मैं जो है हमेशा कहना चाहता हूं। और जो आपने कहा कि भागने वाले के लिए जमीन बहुत कम पड़ जाती है, यहां रहो, संघर्ष करो और अपने देश में सुधार करो। अगली खबर है कनाडा से। कनाडा में एक मामला सामने आया है कि वहां के 2019 और 2021 के चुनाव में भारत ने हस्तक्षेप किया था। भारत का उस समय का नाम शायद नहीं है, हो सकता है, देखने की बात है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा है कि चीन और रूस हस्तक्षेप करते आ रहे हैं, और 2019-21 की जहां तक बात है, पीआरसी, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो भी वहां का है, उन लोगों ने हस्तक्षेप किया था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, साइबर क्राइम के द्वारा। हालांकि डायरेक्ट उन्होंने कुछ भी वैस तरह का एविडेंस नहीं दिया है, और अब कह रहे हैं कि भारत भी हस्तक्षेप करने की हालत तक पहुंच रहा है, भारत भी ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका पता नहीं। भारत अपना खुद चुनाव में परेशान है, वहां पे भले ही ये कह रहे हैं अब की बार 300 या 400 के पार, लेकिन मामला ऐसा नजर नहीं आ रहा है, और इसलिए बदहवासी बढ़ रही है। कनाडा में कहां से घुसेंगे? कनाडा में घुसने का मतलब है कि आप अमेरिका से भी पंगा ले रहे हैं जी। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद ऐसा लगा था कि भारत कनाडा के बीच तनातनी बढ़ गई, लेकिन उसके बाद मामला कुछ शांत होते हुए दिखा था। क्या फिर से एक बार तनातनी बढ़ेगी अब? बढ़ सकती है, यदि वास्तव में भारत इस तरह की कोशिश करेगा कि वहां पे ट्रूडेव को हराने की कोशिश करेगा, तब निश्चित रूप से बढ़ेगा। क्योंकि वहां पर जो भारतीय मूल के नागरिक हैं, काफी अच्छी संख्या में, एशियाई मूल के भी नागरिक हैं जो अल्पसंख्यक हैं, वो इस प्रधानमंत्री को पसंद करते हैं। भले वह प्रो यूक्रेन हो, प्रो इजराइल हो, से अंतर नहीं पड़ता है। कहने के लिए बीच में कहते रहते हैं कि भाई इजराइल में युद्ध बंद करो, लेकिन वास्तव में नहीं करते। वह भी आर्म्स अम्युनिशन भेज रहे हैं, अमेरिका की पूरी तरह पिछलग्गू हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां की जनता, अधिकांश जनता उनको पसंद करती है जी। पाकिस्तान से जुड़े हुए दो घटनाक्रम मेरे सामने आए, मैं दोनों को एक साथ आपके समक्ष रख रहा हूं। पहले ब्लिंकन ने फोन किया पाकिस्तान के विदेश मंत्री को, और उसके बाद खबर सामने आई कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सऊदी अरब पहुंच गया है। ये बात सही है। आजकल पाकिस्तान के, जहां तक उसका रूलिंग पार्टी है, रूलिंग क्लास नहीं, रूलिंग क्लास वो जो कि इनके पीछे होते हैं, डीप स्टेट होता है, बड़े पूंजीपति होते हैं, या अभी पाकिस्तान में मिलिट्री है, आईएसआई है, जो भी है वहां का है,
तो इनका हाथ होता है। ये लोग बड़ी खुश हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति चिट्ठी लिखता है, विदेश मंत्री इनके विदेश मंत्री से बात करता है और काफी लंबे समय तक बात करता है। केवल पाकिस्तान के ही मुद्दे पर बात नहीं करता है, मदद करने की बात नहीं करता, वहां आतंकी हमले जो बड़ी भयानक रूप से बढ़ गए हैं उसी को खत्म करने की बात नहीं करता है, बल्कि वह इजराइल और जो अरब कंट्रीज में जो तनातनी चल रही उस पर भी बातें कर रहा है। भला बताओ पाकिस्तान को ये मौका कहां मिलता। वह यूक्रेन के मसले पे भी बात करता है। इसलिए ये लोग बड़े खुश हैं और दिखा रहे हैं जनता के कि देखो हमारा नाम कितना चमक गया, अब हम भी विश्व गुरु नंबर 1 ना सही तो नंबर 2 तो बनने ही वाले। वैसे वही बात अर्जेंटीना के भी राष्ट्रपति जो नए चुने गए वह भी कर रहे हैं। और हमें पता है ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, सब विश्व गुरु बनने के चक्कर में पता नहीं पिछलग्गू कौन होगा। जी यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरब अमेरिका का एनएसए पहुंच जाता है, अब सऊदी अरब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, सऊदी अरब एंटरटेन कर रहा है पैलेस्टाइन अथॉरिटी को और अमेरिका चाहता है कि पैलेस्टाइन अथॉरिटी के हवाले ही सब कुछ कर दिया जाए। क्या कोई चक्र चल रहा है क्या? चक्र तो चल रहा है। इनकी दोहरी नीति स्पष्ट होनी चाहिए हमारे देखने वालों को, या जो भी एनालिसिस करते हैं कि ऊपर से क्या बोलते हैं अंदर से क्या करते हैं। ऊपर से बोलने के लिए सब कुछ कर देते हैं, सऊदी अरेबिया दिखाने के लिए अमेरिका के अगेंस्ट में और रशिया के पक्ष में चले गया था। अभी हाल फिलहाल हमने देखा कि टर्की किस तरह से कर रहा है, लेकिन वह सारे अस्त्र शस्त्र बनाने का हब सेंटर बन रहा है अमेरिका से अमेरिका का, जहां से वह इजराइल को ही तक मदद दे रहा है, यूक्रेन को तो भूल ही जाइए। तो यही स्थिति सऊदी अरबिया की है। ये लोग दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं और पांचों अपना सर कहते हैं कि घी के कड़ाही में। ये लोगों का बुरा हाल होने वाला और कुछ नहीं होगा। जी साउथ रूस में एक बड़ा हमला हुआ है, दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के 6 विमानों को मार गिराया, क्या सत्यता है सर? सत्यता यह है कि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, मार गिराया नहीं है। रोस्तोव जगह है साउथ में, अपना एक वहां का स्टेट है। और कल रात में दोनों तरफ से बड़ी जबरदस्त इंटरडिक्शन मिशन, यानी एक दूसरे के सेना को, एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर को, तेल और जितने भी मतलब हाइड्रोलिक पावर प्लांट उसको बर्बाद करने की कोशिश में। तो रशिया की तरफ से बड़ा जबरदस्त चल रहा था, यूक्रेन की तरफ से बढ़ा है। उसके यूएवीज यानी ड्रोन्स भारी मात्रा में बढ़ गए हैं, रशिया के तकरीबन बराबर हो चुका है एक तरह से कहें तो। और कल रात में इन्होंने इस जगह में रोस्तोव में करीब 50 से अधिक यूएवीज भेजे और कहते हैं कि वहां का जो एयरपोर्ट है वहां से रशिया के सुखोई और बाकी सब स्ट्रेटेजिक प्लेन्स उड़ा करते थे और उस हवाई अड्डे पे मार किए। रशिया ने दावा किया कि 40 से 44 ड्रोन्स को मार गया, लेकिन कुछ पहुंचे और पहुंचने के बाद से वहां पे बमबारी की है। एक पावर सब स्टेशन को भी इन्होंने बर्बाद किया है या काफी हद तक उसको डैमेज किया है। जहाज मारे गए कि नहीं उन्होंने बर्बाद किया कि नहीं, कुछ डैमेज हुए ऐसा लगता है। लेकिन यदि वास्तव में आग लगा रहा था उस एयरपोर्ट पर, जो उसका वीडियो आया है उसमें उस तरह का एक्सप्लोजन विस्फोट नहीं दिख रहा है। इसलिए 6 विमानों की मारने की बात अभी तक गलत लग रहा है। हो सकता है बात बाकी है, लेकिन डैमेज हुआ है। जी एक खबर छपी है एस्टोनिया के हवाले से, उसने कहा है कि तमाम यूरोपीय यूनियन को अपने यहाँ पर सेना में भर्ती को अनिवार्य कर देना चाहिए क्योंकि वो भी ऐसा कर चुका है। जितने छोटे होते हैं ना वो ज्यादा कूदता है और ये काफी एस्टोनिया आजकल कूद रहा है। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री या वहाँ के उप प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री ने कहा था कुछ दिन पहले कि नेटो का सेना ऑलरेडी यूक्रेन में का हंगामा किया था उसने। बाद में उसने कहा कि नहीं, हम लड़ाई लड़ने के लिए वहाँ ट्रेनिंग देने के लिए किए हैं। अब इन्होंने अपने यहाँ नेटो के चूंकि मेंबर है और अपने आसपास जो नेटो को दूसरे मेंबर है उन्होंने जबरदस्ती कर दिया, यानी हर युवकों को जिनका खास उम्र हो और खास तरह का फिजिकल रिक्वायरमेंट हो, एजुकेशन हो, उनको ज्वाइन करना है। कंस्क्रिप्शन या कंस्क्रिप्शन कहते हैं, उसको करना। भारत में ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे एनसीसी के थ्रू जाकर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, रिजर्व में आ सकते हैं, वैसा है नहीं। और इंग्लैंड और बाकी जगहों में, स्वीडन वगैरह में तो शायद आ गया है, बाकी जगह जो हट गया है। इनका कहना है कि केवल हमारे ही युवक क्यों लड़ेंगे, पूरे नेटो के जो देश हैं, यूरोपियन यूनियन के देश हैं, इन सबों का आना जाए, हम तो डूब ही रहे हैं सनम, तुम भी हमारा साथ दो। लेकिन ब्रिटेन में तो ये कानून 60 साल पहले खत्म कर दिया, क्या फिर से वहां बहाल कर दिया जाएगा? मुझे नहीं लगता कि अभी ब्रिटेन इसके लिए तैयार है। अभी हालांकि करने को कर सकता है। देखिए ये मतलब दोगलापन मैं कहूंगा, युवकों को अब नौकरी नहीं दे रहे हैं।
असल में कानून तो ये होना चाहिए जैसे सोवियत रशिया में आने पे हुआ था कि तुम काम नहीं करोगे तो हम खाना नहीं देंगे, उतना ही नहीं तुम्हें जबरदस्ती हम जेल में ले जाएंगे, तुमको काम सिखाएंगे और करवाएंगे। यानी एक भी बेरोजगार नहीं बैठेगा ताकि दूसरों के श्रम पे तुम खाना खाओ। और यहाँ पे आप काम नहीं दे रहे हैं। जहां तक बेरोजगारी की बात है, भारत में तो भयानक है, पूरे विश्व में फैल रहा है। लेकिन जहां लड़ना है, जबरदस्ती मरना है, यूक्रेन का उदाहरण लेकर देखें, अंतिम यूक्रेनियन तक लड़ेंगे, ये अमेरिका कह रहा है। भैया तुम कौन होते हो? और अपने देश के युवकों को भी जबरदस्ती भेज रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ के युवकों को, जनता को, किसानों को, मजदूरों को पूरी की तरह विद्रोह कर देना चाहिए। जिसको मन है वो लड़े, बाकी क्यों जबरदस्ती लड़ेंगे। जी। यूनानी कोर्ट ने मिस्र के कुछ लोगों को तलब कर लिया है, क्या मामला है सर? हाँ, ये पिछले साल हुआ था। यूनान यानी कि ग्रीस से होके जा रहा था जहाज। यह लीबिया और इटली का था और बेसिकली सीरिया और इराक के उसमें शरणार्थी भाग रहे थे बेचारे, इस उम्मीद में कि जाएंगे तो कुछ अच्छी जिंदगी मिलेगी, रोजगार मिले, एक शांतिपूर्वक जीवन मिलेगा। बहुत सारे वो भाग रहे। और यहाँ पे जब करीब 60 70 या 80 मीटर था, मतलब 200 फीट के आसपास था, तब इनको पता चला, इनके कोस्ट गार्ड को। इन लोगों ने उसको पकड़ के लाया, उसे डुबा दिया। मतलब ये हद की बदमाशी है। जो कुछ बच गए थे उन्होंने इसका कहा, हालांकि वहां के कोस्ट गार्ड ने इसका इनकार किया है। और अभी कोर्ट देखिए, जो लोग उस जहाज में ला गए थे उसको तो बुलाया, ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि कोई खास कार्रवाई होगी। वहां के एनजीओ ने जनता करे कि इनको छोड़ दिया जाए। हम क्यों दूसरे देशों के जो शरणार्थी यहाँ पाने दे, हालांकि इनके आ नहीं रहते, यहाँ से वो आगे जाने वाले थे, क्यों आने दे? मजबूरी में ओवरलोडेड थे बेचारे, शरण लेने के लिए आए थे। लेकिन मानवता दिमाग जहां तक है इस हद तक खत्म हो गया है कि हम दूसरों को मार कर, कोई अंतर नहीं पड़ता किस धर्म के, किस जाति के, कुछ नहीं, बल्कि उसका लूट लें, यह करने को तैयार है। किडनी तक निकाल ले रहे हैं बंदे का। चलिए अब रुख कर लेते हैं फिलिस्तीन और गाजा से जुड़ी खबरों का। यहाँ पर 12 साल का एक बच्चा डॉक्टरों की मदद करने के चलते पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। कौन है बच्चा सर? जकारिया सरसाक, छोटा सा बच्चा है बेचारा, पढ़ाई लिखाई तो हो नहीं रही है। और जहां मैंने अभी कहा कि मानवता पता नहीं कहां चली गई, वहां ऐसे लोग हैं। ऐसा नहीं कि हम खत्म हो गए, हम लोग हैं, हम बहुमत में हैं, हम निष्क्रिय हैं, बात अलग है। और ये इसने कहा है कि मेरी तमन्ना है, मेरी इच्छा है कि वैसे लोग जो घायल हो गए हैं, बुरी तरह हैं, पहुंच नहीं पाए, उनके लिए जो भी काम हो सकता है मैं करूंगा। वह सिरिंज में पानी भरना या दवाई भरना, यहाँ से लेकर स्ट्रेचर तक काम करना, घायलों को लेकर अस्पताल तक पहुंचना, जो मार्टियर्स हो गए हैं, शहीद हो गए, उनको लेकर मॉर्ग यानी जहां उनको जलाने या जो भी दफनाने का काम है वो काम करना। इसमें वह बेचारा दिन रात लगा रहता है। इसलिए वह एक उदाहरण बन गया है पूरे फिलीपींस और उस जनता के लिए कि भाई देखो, ये बच्चा भी और मरने से नहीं डर रहा और लड़ रहा और कर रहा है। जी बिल्कुल सही बात है। और ऐसे लोगों को देखकर उनको सबक लेना चाहिए जो कहते हैं हालात ठीक नहीं है, दूसरे देश में चले जाते हैं। अगली खबर है यूएन से जुड़ी हुई, हथियारों की सप्लाई पर पाबंदी लगाने के लिए जो पाकिस्तान प्रस्ताव लाया था वो पास हो गया है। जी हाँ, पास हो गया। 28 लोगों ने यस में दिया, 6 नामे है। वो लोग जो भी हैं, यूएस, इजराइल, ये सब तो करेंगे ही। 13 एब्सटेन हुए। ये एब्सटेन यानी कि हम वोट नहीं देंगे। ऐसे लोग बड़े ही निकम्मे और बेकार होते हैं। खैर छोड़िए। तो जहां तक इन्होंने ये पास किया है कि इनको हथियार नहीं दिया जाए, कौन मानेगा। और यह भी पास कर दिया है कि इसको युद्ध अपराधी घोषित किया जाए। देखते हैं अभी पास होता है कि नहीं, उसका भी होना ही होना है। और एंटोनियो ने कहा, एंटोनियो गुटरस यानी यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने भी साफ कहा है कि यह जो अभी ह्यूमैनिटेरियन एड करने वाले हैं, जो यूएन के जो कार्यकर्ता है, उनको जो मारा गया है 175, जिसमें यूएनआरडब्ल्यूओ के मेंबर हैं। और अभी कुछ दिन पहले जो 4-5 जो 3 गाड़ियों में जो मार के इन्होंने कर दिया गया था उसको, यह इसके टेररिस्ट एक्ट है। इसके लिए इजराइल को हमें कोशिश करनी चाहिए कि इजराइल को हम युद्ध अपराधी घोषित करें। लेकिन यह सब करने के बावजूद भी क्या हो रहा है वो नजर तो आ रहा है। और देखते हैं ये कब रुकता है, मानवता कहां रोकती है इसको, सवाल वह होता है। जी बता रहे मीटिंग के दौरान भूकंप भी आ गया वहां पे। भूकंप आया, कुछ देर के लिए रोका भी गया। भूकंप में कुछ लोगों ने ऐसा भी सोशल मीडिया में कहा कि यह कुदरत का मतलब वो है कि तुम गड़बड़ काम या सही काम कर रहे हो, उसके लिए तुम्हारे पक्ष या विपक्ष में है। लेकिन यह संयोग की बात है। जी जो खबरें मीडिया में चल रही थी कि यूएई ने डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ लिए हैं, रद्द कर दिए हैं इजराइल से, वो खबरें अब झूठी साबित हो गई है क्योंकि यूएई ने डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन को रोका है।
इसकी तो चर्चा हम लोग कर रहे थे, डायरेक्ट इतना नहीं पता था, लेकिन ये तो चर्चा कर रहे थे कि यूएई क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, वैसे ही बाकी सब कर रहे हैं, कतर हो, सऊदी अरेबिया का भी हमने बात की, बाकी सब। तो यूएई का जहां तक हिपोक्रेसी है वह पूरा का पूरा जग जाहिर है। और अभी वहाँ के यूएई के जो एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं इसराइल में, उनके राष्ट्रपति के साथ पता नहीं क्या गप कर रहे थे, जिसका भी फोटो या वीडियो अभी आया है। तो जितना कहा जाए उतना कम है, इन लोगों पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है जी। चलिए, कम से कम जो विचारों का चाल चरित्र और चेहरा है उसको बरकरार तो रखे हुए हैं, उसको गिरने नहीं दे रहे हैं। ये भी तो एक बड़ी उपलब्धि होती है। अगली खबर है हमारे पास सऊदी अरब के हवाले से, उससे बड़ी टेंशन हो रही है क्योंकि जॉर्डन में बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब दूसरे के घर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये क्यों परेशान हो रहा है सर? एक बार मैंने कहा था कि इजिप्ट के जनता को विद्रोह करना चाहिए, उससे क्या अंतर पड़ता है कि वहां के राष्ट्रपति 90% से जीते, सीसी। तो उसने नोट लिखा था उसने कि ऐसा कैसे कर सकते, जनता ने चुना है। जनता का दिमाग बदलते में टाइम नहीं लगता है, कहां से आग लग जाए, कहां से चिंगारी शुरू हो, और जनता को नजर आ रहा है। यह जिसकी आपने बात की यहाँ पे कि ठीक है भाई, जॉर्डन में हंगामा चल रहा है, वहां भी राजा है, उसी टाइप की व्यवस्था, उससे भी भयानक व्यवस्था सऊदी अरेबिया में है, जहां कोई भी प्रजातांत्रिक अधिकार नहीं है वहां के मर्दों को, औरत को, मजदूरों को। तो वहां पर ऐसा क्यों नहीं हंगामा हो सकता है? मुझे याद है 15-16 के आसपास में जब जास्मिन रिवॉल्यूशन के द्वारा पूरा अरब कंट्री हिल गया था, हालांकि उसके पीछे अमेरिका का भी हाथ था। इस बार क्यों नहीं हो रहा है, और क्यों नहीं हो सकता है यदि नहीं हो रहा है तो? और जिसमें अब लग रहा है, इसमें सऊदी अरेबिया को बहुत डर लग रहा है, जिसे वो पाकिस्तान से मिल रहे हैं, अमेरिका से मिल रहे हैं, इधर से इजराइल से भी कोशिश कर रहे हैं भैया लड़ाई कर बंद करो, हमास से कोशिश कर रहा है। उनको अपना डर लग रहा है, वहाँ के एमबीएस जो है मोहम्मद बिन सलमान, उनको भी डर लग रहा है कि भाई जो भी है वहाँ का कहने के लिए राजकुमार हैं, राजा बनने वाले हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से राजा भी हैं, वह किसी अल्लाह भगवान द्वारा नहीं बनाया गया है। और जनता ने सही में चाहा तो रातों रात उनको उखाड़ के फेंक सकती है, इसीलिए बेचैन है जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो कहते हैं ना कि घोड़े के नाल लग रही थी, मेंढके ने भी पैर उठाया, देसी एक कहावत है। अगला अपडेट आपके सामने रखें तो आ रहा है कि 17 घंटे तक जद्दोजहद जंग चलती रही ईरान के अंदर, और उसके बाद क्लियर हुआ कितने आतंकी मरे और कितने जो है इनके सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए हैं। क्या जानकारी है सर? जी हाँ, काफी लोग मारे गए, इसकी चर्चा हम लोगों ने परसों उसमें की थी, हालांकि शुरुआत हुआ था। अब अंततः 17-18 घंटे लड़ाई के बाद से ये खत्म हुआ है, और करीब 1.5 दर्जन आतंकी मारे गए हैं, और इनके भी 12-14 ऐसे कुछ ज्यादा ही मारे गए हैं, लेकिन लड़ाई खत्म हुआ है। और ईरान के अगेंस्ट में यह पूरी की पूरी कोशिश है इसराइल की, जिसने ईरानी एम्बेसडर और दूतावास में आक्रमण करके जो 2 मेजर जनरल नहीं, ब्रिगेडियर जनरल को मारा और एक सीनियर डिप्लोमेट को मारा, कि किस तरह से वहां से फिर से हंगामा किया जाए, किस तरह से उसके ताकत को कमजोर किया जाए। और यह साफ दिख रहा है कभी पिछले कुछ वर्षों से, 4-5 वर्षों से, अब टेररिज्म जो है, हालांकि ओबामा ने बहुत पहले ही कहा था गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट, टेररिज्म अब युद्ध से अलग नहीं है और वह डिप्लोमेसी से अलग नहीं है, उसका एक हिस्सा बन चुका है, वह फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है। चाहे वो भारत का हो जो पाकिस्तान में करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे ईरान की अगेंस्ट में अमेरिका और इजराइल करने की कोशिश कर रहा है, यूक्रेन रशिया में करने की कोशिश कर रहा है, और पूरी दुनिया में यह उसका एक अभिन्न अंग बन चुका है जी। टाइगर फिल्म आई थी सर, सलमान खान की पहली वाली, उसमें एक डायलॉग मुझे बहुत पसंद आया था कि ये जो आतंकवाद है ना, ये भी एक धंधा है। बिल्कुल धंधा है, बिल्कुल धंधा है। सबसे बेस जो है वो अर्थ है, मुनाफा है, लूट है, और उसके ऊपर है पॉलिटिक्स। उस जब वहां से नहीं होता है, डिप्लोमेसी से नहीं होता है, तब युद्ध होता है। अब युद्ध का एक अभिन्न अंग है, जैसे साइबर वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, स्पेस वॉरफेयर है, वैसे ही अब टेररिस्ट भी और टेररिज्म भी उसका एक हिस्सा बन चुका है जी। अगली खबर भी ईरान से जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि ईरान के हमलों के डर की वजह से इजराइल ने अपने जीपीएस ब्लॉक कर दिए हैं। जी हाँ, इसराइल की हवा थोड़ा मतलब गुम है, टाइट है, और केवल जीपीएस ही नहीं बंद की है, बल्कि उसने अपने सैनिकों को जो छुट्टी पे दिया था कि कुछ आराम करके आ जाओ लड़ना है, सबको वापस बुला लिया। 20-22 दूतावास से अपने मुख्य कर्मचारियों को बुला लिया या अलग हटा दिया, काम करना बंद कर दिया। और
एक चीज और इसमें खबर आया है कि अमेरिका अप्रत्यक्ष रूप से, हमने बात की थी हुतीज के बारे में कि अमेरिका ने प्रस्ताव दिया है कि हुतीज यदि रेड सी में अटैक करना बंद कर दें तो उसको वह टेररिस्ट लिस्ट से बाहर निकाल देंगे। अब उन्होंने ईरान के पास भेजा है कि भैया इस मारने में हमारा कोई हाथ नहीं है, तुम हमारे सैन्य ठिकानों या हमारे एम्बेसी पे हमारे लोगों पर नहीं अटैक करोगे तो हम भी, तुम भी जो भी करोगे इजराइल के साथ करना है करो। इतना खुलासा है कि नहीं है, लेकिन इस तरह की बातें आ रही है और अभी इजराइल को लग रहा है कि अब इजराइल कहीं ना कहीं से अकेला पड़ रहा है, केवल यूएनओ से नहीं, यूरोपियन यूनियन से नहीं, रशिया चीन से नहीं, बल्कि अब अमेरिका से भी लगता है कि कुछ न कुछ अलगाव हो रहा है। जी, तो अगर ईरान ने सीधे इसराइल पे हमला कर दिया और इसराइल ने सीधे वापस पलट के ईरान पर हमला कर दिया तो मामला तो बिगड़ ही जाएगा ना सर। सीधे आक्रमण हो तो बात अलग होगा, अभी तक नहीं लग रहा है कि ईरान ऐसा करेगा। इसका मैंने पहले भी कहा था कि मुझे भी नहीं लग रहा है। हालांकि यह प्रस्थान बिंदु बन रहा है और निश्चित रूप से ईरान कहां आक्रमण करेगा अभी तक रुका हुआ है, जब उसके चीफ ने कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, केवल अपने बॉस के आदेश की, यानी जो भी वहां का जो हेड है, प्रेसिडेंट या जो भी है, उनके आदेश का वेट कर रहे हैं। न तो आईआरजीसी और बाकी सब हैं वह तैयार है, रशिया से उनकी जरूर बातचीत चल रही होगी कि क्या करे क्या नहीं करे, और वह किसी खास ठिकाने पर आक्रमण करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि इजराइल के अंदर ही डायरेक्टली तेल अवीव में सीधे बैलिस्टिक मिसाइल मारे, क्योंकि बाहर किसी अन्य देश से वह मुफ्त का लड़ाई नहीं लड़ना चाहेंगे यदि वह सीरिया और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं तो। जी, कोलंबिया भी आईसीजे जा रहा है सर। हाँ, कोलंबिया कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोलंबिया भी जा रहा है। इसके पहले इसमें आयरलैंड ने कहा था, हालांकि उसने अभी एप्लीकेशन नहीं डाला है, इसका इंतजार है। निकारागुआ ने डाल ही दिया है। मोर द मेरियर कहते हैं अंग्रेजी में, जितने ज्यादा हैं उतने अच्छे हैं। स्पेशली लैटिन अमेरिका से जब कुछ होता है तो मुझे ज्यादा खुशी होती है। अरब देश वाले तो ही हैं, साउथ अफ्रीका ने जो किया वह ठीक है। यूरोपियन कंट्री से जैसे आयरलैंड आ रहा है, इसमें हंगरी और साइबेरिया क्यों नहीं जा रहा, उन्हें भी जाना चाहिए बिल्कुल रूप से। और एशिया से पाकिस्तान, जिस कारण भी अमेरिकन कैंप में जाने के बावजूद हो रहा है। भारत यदि इसमें पहल करे तो कोई मतलब महान बात होगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। केवल इजराइल से संबंध के लिए नहीं, बल्कि यहाँ के जो भक्त हैं उनका जवाब क्या देगा, जो अभी तक कहते थे कि इजराइल हमारा बड़ा मित्र है। जी, आप कह रहे हैं भारत जाएगा। कंगना राणावत बैठ के बता रही है कि प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बन पाए सरदार पटेल क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। तो कंगना रनावत के बारे में क्या कहा जाए, मतलब मैं फिल्में कम देखता हूं, उसमें भी इनके बारे में हल्का से एक दो मतलब ट्वीट देखा, जो मतलब मर्जी आए वो बोल दो। आजकल तो दक्षिण पंथी का यही है। खासकर मैं इन सेलिब्रिटीज, चाहे वो स्पोर्ट्स के हों या फिल्म के हों, मैं इनके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं। बहुत कम ही ऐसे मिलते हैं जो वास्तव में सही ढंग में जनता की बात समझते हैं और फिर जनता की बात करते हैं। जी, नहीं, ये नया नया इतिहास बताते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता ये? बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो बिल्कुल खराब कर रहे हैं। यह मतलब उसको ध्वस्त कर रहे हैं। जो इनके दिमाग में कचरा आता है, अपना तो हास्यास्पद ही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज जो लाखों करोड़ों जनता के पास पहुंच रही है, जो बेचारे अशिक्षित हैं, केवल सुन सकते हैं, देख सकते हैं, उनको लगता है कि बाप रे, इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज, इतनी करोड़पति, इतना अच्छा एक्टिंग करता है, इतने अच्छे छक्के मारते, इतना अच्छा फुटबॉल में गोल करता है, भला ये गलत कैसे हो सकते। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री भी एक्टिंग करने में किसी से पीछे नहीं है और ये तो लोग एक्टर हैं, तो नया नया कुछ तो जुमला उछालेंगे ही अब उनकी पार्टी के प्रत्याशी जो बन चुके हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।